जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अभी तक लगभग 7 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसके अलावा आपको EVS के 22 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा चुका हूँ, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर एकदम सीक्वेंस से देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 8 है, जो 27 जनवरी की जो शिफ्ट थी उसमें आया हुआ था। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पेंसिल को पकड़ना डॉट कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना डॉट कौशल का उदाहरण है। यानी पेंसिल को पकड़ना कौन से कौशल का उदाहरण है और जबकि फुटबॉल को धकेलना कौन से कौशल का उदाहरण है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, कमेंट करिए इसका आप सभी लोग पहले आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना सकल गतिक का उदाहरण है। अब बात आती है कि सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है और सकल गतिक कौशल क्या होता है। देखिए, सूक्ष्म गतिक कौशल का मतलब होता है जिसमें कोई छोटा सा बच्चा या शिशु हो, वो छोटी गतिविधियों को अंजाम दे। जैसे मान लो उंगली या अंगूठे का इस्तेमाल करके कुछ बताता है या खेलता है, तो जब ऐसी गतिविधि करेगा तो उसे हम कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। लेकिन अब बात आती है सकल गतिक कौशल किसे कहते हैं, जब कोई बच्चा अपने पूरे सब बॉडी का यूज़ करे, मतलब पूरे हाथ का यूज़ करे, पैरों का यूज़ करे, पूरे शरीर का यूज़ करे, घुटनों के बल चलना हो या खड़े होकर चलना हो या दौड़ना हो, कूदना हो, ये सब किस में आते हैं, सकल गतिक कौशल में, जिसे ग्रॉस मोटर स्किल भी बोलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। विकास के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है, यानी जो विकास होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। और हमने क्या पढ़ा है, विकास जो होता है वो एक क्या डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। दूसरा ऑप्शन, बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं। सही बात है, बच्चों की जो विकास दर होती है उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि हर बालक अपने आप में क्या होता है, अलग होता है। तो सब में अलग अलग विकास की दर भी क्या होंगी, उनमें अलग अलग होंगी। सी ऑप्शन, विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। ये भी सही है। अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है विकास, ये भी सही है। यानी हमको क्या बताना था कि विकास के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो विकास है वो अनियंत्रित तरीके से होता है। यानी यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डॉट और डॉट प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। बताइए, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं कौन है। तो सबसे पहले बच्चा कहाँ आता है, परिवार में। परिवार में जब पहुँचता है तो परिवार जो होता है वो बालक की प्राथमिक समाजीकरण की संस्था होती है। इसके बाद फिर अपने आस पड़ोस से रूबरू होता है। तो परिवार और आस पड़ोस ये दोनों ही प्राथमिक समाजीकरण की संस्था हैं। इसके अलावा विद्यालय की बात करें तो विद्यालय द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस तरह पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। यानी सामाजिक मुद्दों की भी बात करते हैं और सही गलत का फैसला भी लेना सीख जाते हैं। तो बताइए, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें वो ये सभी चीज़ों को कर पा रहे हैं। तो 12+ का जो बच्चा होगा, यानी 11+ का, और 11+ का बच्चा यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये समझ विकसित हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि एक क्षण ए क्षण बी से लंबी है तथा क्षण बी क्षण सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि क्षण ए और क्षण सी से लंबी है।
परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन पहला क्या है? मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन सी है संवेदी गामक अवस्था और ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कमेंट करिए आप सभी लोग इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के अंदर संरक्षण और केंद्रीकरण का गुण उत्पन्न हो जाता है और वो एक ही समय में एक से अधिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में क्या हो जाता है? सक्षम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है? बताइए, निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा वर्णित किया गया है? पहला, सामाजिक अनुबंध विन्यास के द्वारा। अब देखिए, कोहलबर्ग की बात हो रही तो जेडपीडी कहाँ से आ जाएगा? अब कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया है? बताइए, कमेंट करिए आप सभी लोग ने। कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत यानी सामाजिक अनुबंध विन्यास को वर्णित किया, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। देखिए, संकेत के द्वारा वो अपनी समस्या को सॉल्व कर पा रहा है। लेव वाइगोस्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करके राजेश को क्या पाने में मदद की? तो बताइए, जेडपीडी पाने में मदद की है, यानी इसका जो राइट आंसर क्या होगा? जेडपीडी। तो देखिए, पहला है स्वकेंद्रीयता, ऑप्शन बी है अपरिवर्तनीय सोच, ऑप्शन सी है समीपस्थ विकास का सिद्धांत यानी जेडपीडी, ऑप्शन नंबर डी है जैविक परिपक्वता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है? सामाजिक संरचनावाद पर, यानी सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत की बात करें, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत की बात करें या जेडपीडी की बात करें, ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? बताइए, कमेंट करिए। लेव वाइगोस्की के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लेव वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? करके सीखना, खोजी अधिगम और सहगामी अधिगम एक डॉट कक्षा की विशेषता। बताइए, एक कौन सी कक्षा की विशेषता है? यानी करके सीखना और खोज अधिगम और सहभागी अधिगम, यानी खोज करना। बच्चा क्या करेगा? एक्सप्लोर करेगा। तो बताइए, कौन सी कक्षा होगी? व्यवहारवादी होगी, प्रगतिशील होगी, अध्यापक केंद्रित होगी या निष्क्रिय? निष्क्रिय तो होगा ही नहीं, अध्यापक केंद्रित होगा नहीं। अब बताइए, व्यवहारवादी होगा या प्रगतिशील? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रगतिशील कक्षा की यह विशेषता है कि बच्चा करके सीख रहा है और बच्चा खोज कर रहा है, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है। अगला क्वेश्चन, राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है, यानी डांसर है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है? यानी अगर डांस कर रही तो अपने शरीर का इस्तेमाल कर रही, और जब शरीर का इस्तेमाल करेगी तो उसे क्या कहेंगे? शारीरिक गति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए? बताइए।
तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही तो बच्चों की शिक्षा के लिए हमें मातृभाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा मातृभाषा के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से क्या कर पाता है, शिक्षक के द्वारा कनेक्ट हो पाता है और उनकी बातों को समझ पाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए मातृभाषा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है? पहला, लड़कियां लड़कों की तरह शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम हैं, तो ये लैंगिक समानता की बात हो रही है। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली कोमल और भावुक होती हैं। लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने में सक्षम हैं, ये भी लैंगिक समानता की बात कर रहा। लड़कियां लड़कों की तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं, ये भी लैंगिक समानता की बात हो रहा। लेकिन हमको क्या देखना है कि लिंग रूढ़िवादिता किस में दिखाया जा रहा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या बोला गया है, लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली कोमल और भावुक होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। कथन दिया गया है, एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित विद्यार्थी हैं, वहाँ अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। यानी पहला तो कथन तो क्या हो गया, गलत। बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वे बाह्य रूप से अभिप्रेरित हों, बिल्कुल सही है। यानी बच्चों को जब आप पुरस्कार देंगे, ट्रॉफी वगैरह देंगे, ट्रॉफी वगैरह दी जाती है ना, तो बच्चे उसके लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ही अभिप्रेरित होते हैं। यानी ये सब पुरस्कार वगैरह, दंड और ट्रॉफियाँ वगैरह देना, ये सब क्या है, बाह्य कारक हैं। जबकि अगर हम आंतरिक कारक की बात करें तो जैसे उसका खुद का मोटिवेशन हुआ या उसकी जिज्ञासा हुई, किसी कार्य को करने की जो उसकी इच्छा है, ये सब आंतरिक कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है? 14 है, शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है? प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण किन कारण से होता है? प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? अपने शहरों में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? कमेंट करिए इसका सभी लोग आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने शहरों में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। यह प्रश्न यह दर्शाता है कि बच्चा सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा दे। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला, प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थी का नामीकरण कर देना, तो ये तो गलत होगा। बी ऑप्शन, माता पिता को उनके बच्चे की शिकायत करना, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थी में तुलना करना, ये भी नहीं होगा। तो बचा गया डी, यानी ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर। क्या बताया गया है? विद्यार्थी द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? बताइए, कमेंट करिए, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? तो देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है एक ऐसी स्कूल व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति की जा सके, जहां पर सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति क्या की जा सके, चाहे वो मानसिक बुद्धि वाला बालक हो या किसी प्रकार से बाधित विद्यार्थी भी हो, वो सभी किसमें आएंगे, समावेशी में। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन, अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी, तो उपेक्षा तो आप कर नहीं सकते, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन विधि का उपयोग करना। सी ऑप्शन है, विद्यार्थी के सीखने के स्तर की कोई महत्व ना देना, ये तो गलत हो गया।
कक्षा में एक भयभीत वातावरण, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यानी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधि का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया से जूझने वाले विद्यार्थी को किसमें और डिसकैलकुलिया से जूझने वाले विद्यार्थी को किसमें सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। तो देखिए, अगर डिसलेक्सिया है तो वाचन और लिखने में होगी उनको प्रॉब्लम, और अगर डिसकैलकुलिया है तो अंकों के हेरफेर में उनको प्रॉब्लम होगी, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थी के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी दृष्टिबाधित से विद्यार्थी क्या है, जूझ रहा है, तो क्या करना चाहिए, जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित रूप, जब दृष्टिबाधित बालक है तो वो लिखित रूप को क्या देख पाएगा। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनी, फिर चाहे रंगीन कागज हो चाहे जैसा कागज हो, जब बालक दृष्टिबाधित है तो क्या उन चीजों को देख पाएगा, यानी बी भी गलत होगा। संपत्तियों की व्याख्या करने के लिए सांपट में आरेख बनाना, फिर सांपट में भी बताएंगे तो भी कोई फायदा नहीं। ऑप्शन नंबर डी, यानी जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके को अपनाना चाहिए, क्योंकि बालक उन चीजों को क्या करेगा, सुनेगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, बताइए। पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात हो रही, तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर कैसा कौशल होता है, अपसारी सोच, यानी किसी भी बात में तर्क करेंगे, उस बात को मतलब अगर ऐसी कोई चीज होगी जिसके लिए अपने आप को, उस कार्य को करने के लिए अपनी पूरा दमखम लगा देंगे। तो यानी अब किसकी बात हो रही, यानी वे नए क्रियाकलापों को करने में जोखिम टालते हैं, नहीं जोखिम लेते हैं, ये तो गलत हो गया। वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशील और लचीलापन दिखाते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशील और लचीलापन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन दिया गया है एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं, ये भी सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है। पहला, अब बात हो रही सांस्कृतिक संदर्भ में, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बातें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी सामाजिक संरचनावाद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है। पहला, नए ज्ञान को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। दूसरा, नए ज्ञान को विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से ना जोड़ना। और सी ऑप्शन है विद्यार्थी पर दबाव और असफलता का डर पैदा करना। और चौथा है विद्यार्थी के बीच पारस्परिक संपर्क और सहभागिता पर रोक लगाना। तो देखिए, रोक लगाना, डर पैदा करना और ये से ना जोड़ना, सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ से ना जोड़ना, ये तीनों गलत होंगे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा कि नए ज्ञान को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से दिखता है, यानी कम आंकता है। कंठस्थीकरण, खोज अधिगम, खोजबीन, अन्वेषण। देखिए, अन्वेषण हुआ, ये भी अच्छी तरीके से आंकता है, खोजबीन भी अच्छी तरीके से आंकता है और खोजी अधिगम भी, लेकिन
कंठस्थीकरण एक निगेटिव सेंस देता है क्योंकि ये सक्रिय भूमिका को कम आंकता है। क्वेश्चन नंबर 25, रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अंत में कई समाधान ढूंढ लेती है। समझिए, अगर कई समाधान ढूंढ रही है यानी उसकी सोच कैसी होगी, अपसारी चिंतन होगी। कैसा चिंतन होगा उसका, अपसारी चिंतन, और इसे हम सृजनात्मक चिंतन भी कह सकते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है। मान लीजिए विद्यार्थियों ने गलतियां की हैं, उनसे निपटने के लिए क्या सही तरीका है। पहला, दंडित करना, ये तो होगा ही नहीं। सही जवाब बता देना, उन्हें बार बार कॉपी पर लिखने को बोलना, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का सही नकल करना, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, जिनकी वजह से त्रुटि हुई है और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। अधिगम कमियों का विश्लेषण करना, जिनकी वजह से त्रुटि हुई है और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 27, ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित हैं लेकिन ध्यान असफलता पर है, परिणाम अनिश्चित हैं लेकिन ध्यान किस पर है, असफलता पर, विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेगा। यानी वो असफलता को लेकर इतना चिंतित हो जाएगा कि उसके मन में द्वेष की भावना होगी, कुंठा की भावना जागृत हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी, तो दुश्चिंता इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पहला, महारत उन्मुखी, दूसरा प्रदर्शनी उन्मुखी, तीसरा असफलता स्वीकार, चौथा महारत परिहारी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महारत उन्मुखी। अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार परिवर्तन करने की योग्यता को ही क्या कहते हैं, आदिसंज्ञान या परासंज्ञान कहते हैं। यानी जब आप अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचेंगे, मूल्यांकन करेंगे और उसके अनुसार परिवर्तन करेंगे, वो सब किसके अंतर्गत आएगी, परासंज्ञान या आदिसंज्ञान। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, प्राथमिक कक्षाओं में किसी संपत्ति को पढ़ाने के लिए निम्न में से विषय वस्तु प्रस्तुति का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को प्रस्तुत करना है, क्या पहले संकेत देंगे फिर मूर्त सामग्री फिर चित्र, कि पहले चित्र फिर मूर्त सामग्री फिर संकेत। तो हम पहले क्या देंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कमेंट करिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सभी लोग कमेंट करिए और अपना लास्ट में टोटल स्कोर भी बताइएगा कि टोटल कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले मूर्त सामग्री को दिखाना, चित्र और संकेत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।